हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र, समान अध्ययन, पूर्वालोकन, भारतीय इतिहास की ये किताब है। और ये जो किताब है बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ वर्ष 2022 के लिए आई हुई है। और इस किताब के अंदर 1990 से लेकर वर्ष 2022 तक के यूपीएससी से लेकर और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके प्रश्न पत्र जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और ये जो प्रश्न पत्र है ये पूरे सब्जेक्ट वाइज मोड में इंक्लूड किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राचीन भारत के इतिहास और इसके अंदर जो है टोटल 15 चैप्टर है। मध्यकालीन भारत के इतिहास और इसके अंदर जो है टोटल 25 चैप्टर है। आधुनिक भारत के इतिहास और इसके अंदर टोटल जो है 55 चैप्टर है। तो इन टोटल 95 चैप्टर को 28 दिन के अंदर कंप्लीट करने का, यानी इस बुक को पूरे कंप्लीट करने का 28 दिन के अंदर टारगेट रखा गया है। ये उन बच्चों के डिमांड पे रखा गया है जो बच्चे इस बुक को पढ़ चुके हैं और वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं समय की कमी के कारण। तो उन बच्चों के लिए बार बार रिवीजन करने के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। वो बच्चे कहते हैं कि सर आप छोटा छोटा वीडियो बना दीजिए ताकि मैं इस किताब से बार बार रिवीजन कर सकूं आपके वीडियो से इस किताब को। तो उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बीपीएससी की अगर मैं बात करता हूँ तो बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में यहाँ से 30+ क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो इसमें जो है मैक्सिमम जो है आपके 20+ क्वेश्चन जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। तो अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ या फिर मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किया है अभी मैं स्टार्ट किया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो है अब तक जो है मैं चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 15 तक का वीडियो जो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूं। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इन सारे वीडियो का मैं लिंक दे रखा हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं वो है चैप्टर 16 से लेकर और चैप्टर 20 तक, चैप्टर 16 से लेकर चैप्टर 20 तक। और ये जो वीडियो है ये पूरा फास्ट रिवीजन मोड में मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा और इसके अंदर जो होगा सिर्फ क्वेश्चंस आंसर होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन जो है आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आज के टॉपिक का ये पहला टॉपिक है, मतलब आज के डिस्कशन का ये पहला टॉपिक है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था। तो देखिए सबसे बाद में जो हुआ था वो बंगाल का विभाजन हुआ था। अगर हम लोग बात कर लेते हैं बंग विरोधी आंदोलन का तो इसका प्रारंभ जो है किस तिथि से हुआ था। तो भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ जो है ये हुआ था 7 अगस्त 1905 को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये है बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ये 19 जुलाई 1905 को किया गया है। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो ये जो गवर्नर जनरल था ये था लॉर्ड कर्जन। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो ये था सर एंड्रयूज फ्रेजर।
निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो वो था आर.एन. टैगोर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 1905 में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो बंगाल का विभाजन जो है ये बंगाली राष्ट्रवाद में वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। तो आइए हम लोग इनको देखते हैं। देखिए ये जो है सबसे पहले इन्होंने बायकॉट किया था, उसके बाद जो है इन्होंने स्वदेशी आंदोलन आरंभ किए, फिर इसके बाद जो है राष्ट्रीय शिक्षा इन्होंने कार्यक्रम आरंभ किया था। तो 1, 2, 4 इसका हो जाएगा आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वदेशी और बहिष्कार ये पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो ये अपनाया गया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो तत्कालिक कारण है ये है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप ये दोबारा विभाजित हुआ। तो ये दोबारा जो है 1911 में विभाजित हुआ था। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा था? तो ये 1911 तक बना रहा था, यानी सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किया वर्ष है। तो ये 1911 में रद्द हुआ था। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था? तो ये 1911 में बंगाल को फिर से एकीकृत किया गया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था चिदम्बरम पिल्लै ने। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में जो है सैयद हैदर राजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था? तो देखिए ये जो वर्ग है ये आपको कृषक और मुसलमान जो है ये स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहा था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो ये बना था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है लियाकत हुसैन ने 22 साल में के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया था। ये कथन जो है सही नहीं है। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है यह बंगाल तक ही सीमित रहा था, यह सही नहीं है। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल एवं उद्योगों का पुनर्जीवित करने का योगदान किया था।
तो ये जो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुआ था, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे, तो ये जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी, तो ये किया गया था अविंद्रनाथ टैगोर ने। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है कांग्रेस, बनारस का, कलकत्ता और सूरत का अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसके बारे में। तो चलिए इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष के आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष के आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष के आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष के आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष के आयु में प्रांतीय विधायक और 36 वर्ष के आयु में इंपेरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनकाल के वर्णन किया है, तो किसका वर्णन किया है? तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले जी का वर्णन किया जा रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था? तो ये 1905 के अधिवेशन, बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, और इसका जो है गोपाल कृष्ण गोखले इसका अध्यक्षता किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष था कौन था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, आइए हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। कांग्रेस ने सेल्फ रूल यानी स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुआ था, और 1906 के कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव जो है ये पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। तो आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं तो बिल्कुल गलत है। स्वशासन सुनिश्चित करना, तो ये थोड़ा हद तक सही हो सकता है। उत्तरदायी सरकार है ना, स्वयं की सरकार, तो ये और ये तो दोनों सेम ही है। उत्तरदायी सरकार, तो एक पर आप इसको देख लीजिएगा। स्वराज के बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, तो ये एक रखा था कौन? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो यह किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो ये किया है बाल गंगाधर तिलक ने। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये दिया जाता है दादा भाई नौरोजी को। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो ये दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो ये है, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ये कथन जो है ये सत्य नहीं है। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो ये कथन जो है, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये कथन जो है असत्य है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये था दादा भाई नौरोजी। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। भारतीय कांग्रेस
कहाँ पर उत्तर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई थी। तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत में वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आरबी घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के कारण अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? तो यह है बंगाल विभाजन के रद्द करना। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो ये हुआ था, देखिए, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, इन तीनों पे यानी उपयुक्त सभी पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट, देखिए सूरत की फूट हुई थी। तो ये हुआ था 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1907 में। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था, तो यह किया था तिलक ने। 1907 के सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो ये मुख्य कारण जो था ये था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। अब अगला जो है टॉपिक ये मुस्लिम लीग का गठन है। तो आइए हम लोग इसका भी फटाफट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये किया था नवाब सलीमुल्लाह खान ने। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, तो मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे ये थे नवाब सलीमुल्लाह खान। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो ये हुआ था ढाका में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1906 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था आगा खां। 1907 के मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कराची में। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था, तो ये किया था, देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ था और इसके संस्थापक ढाका के नवाब जो थे ये सलीमुल्लाह खान थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। तो ये दो अधिवेशन को आप याद रखिए। 1907 में कराची में हुआ था मुस्लिम लीग का अधिवेशन और 1908 में अमृतसर में हुआ था। तो आपके ऑप्शन में ना 1907 है ना 1908 है। अब आगे हम लोग देखते हैं। इसके उपरांत जो है मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न का उत्तर जो है डी माना है, जो सही नहीं है। तो अभी एक बार इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ असर्शन है, रीजन है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। तो ये जो कथन है ये सही है, बिल्कुल सही है। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, तो ये कथन जो है ये गलत है। तो इसके हो जाएंगे सी। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो कथन है सी, यानी 1906 में जो गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था, तो ये जो है गलत है। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना किया? पृथक निर्वाचक वर्ग, यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के प्रार्थना किया था इन्होंने।
सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था स्थापना? तो ये अमीर अली की अध्यक्षता में हुआ था। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व का बचाव होगा। यह किसने कहा था? तो ये कहा था W.W. हंटर ने। अब अगला जो टॉपिक है ये मार्ले मिंटो सुधार। तो आइए हम लोग इसका भी फटाफट देख लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1909 में। सॉरी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित किया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये किया गया था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे वह जिनसे अंततः देश का विभाजन कराया वह था, देखिए, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों के आरक्षण थे। अब अगला जो टॉपिक है ये दिल्ली दरबार है और राजधानी परिवर्तन। तो आइए हम लोग इसका टॉपिक्स क्वेश्चंस देख लेते हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, दिल्ली से जो पहले थी भारत की राजधानी वो कलकत्ता के अंदर था। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? तो यह किया गया था 1912 में। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी? तो ये आया था 1911 में। अब आप देख लीजिए यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन जो है ये डिफरेंट हो रहे हैं। यहीं पे यहाँ पे कह रहा है कि किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी, तो ये 1911 बता रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे बता रहा है किस वर्ष भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, तो ये 1912 बता रहा है। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, तो ये लॉर्ड हार्डिंग के क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, तो वो था भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा जो है ये हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, यानी मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी जो है ये शामिल थे। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1912 में। और इसी के साथ जो है ये आज का टॉपिक जो है टोटल यहीं पे एंड होता है। तो अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।